तो बेटा कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखना था हमें। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने बात की थी, और ये जो 8 और 10 हाईलाइट किए हैं, 12 हाईलाइट किए हैं, इनको भी देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना बेटा, उसमें कहा हुआ है ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी जो है वो थ्री कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नो इशू बेटा, विल प्रोवाइड यू कंप्लीट वीडियो। मतलब उसको ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्डेड ऐसे तो डायरेक्ट सेंड नहीं करता, बट उसको लिंक बना के यूट्यूब पे अपलोड करके मैं शेयर कर दूंगा। उसको अनलिस्टेड करके आप देखेंगे उसमें, अगर डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा बल्कि। ठीक है, तो नो इशू। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा हुआ ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सेम लाइन, ना जो सेम लाइन के ऊपर लाई करो। जी बेटा मिल जाएगी, मैंने बताया तो, वीडियो रिकॉर्डेड अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। आप देखोगे तो हो जाएगा मसला हल। आई नो कि इंटरनेट के इश्यूज रहते हैं, वो शायद हो सकता है मेरे साथ भी रहता है, सबके साथ रहता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग इन पाकिस्तान ना, कराची में रहते हैं, सो डोंट वरी। सो क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा कहा हुआ है कि एक कोलिनियर पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो, और ए गिवन है आपको जिसमें, और बी गिवन है, ए और बी गिवन है और फाइंड करना है सी। और एक हिंट दे दी है कि ए से सी का डिस्टेंस 10 यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम। सो आपको ए गिवन है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब एक लाइन है स्ट्रेट, उस लाइन के ऊपर आपके पास तीन पॉइंट्स दे दिए। ए, पॉइंट बी है, और पॉइंट सी है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से सीक्वेंस लगा दी, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाँ, ऐसी कोई सीक्वेंस है। इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है पॉइंट्स की वैल्यूज क्या गिवन है, 3 4 और 7 7। ए की वैल्यू है 3 4, और बी की वैल्यू है 7 7। सी हमें फाइंड करने को कह दिया इन्होंने, और हमें ये नहीं पता कि है कहाँ। हमें एक चीज़ दे दी इन्होंने हिंट के तौर पे कि ए से सी का डिस्टेंस जो है वो बराबर है 10 यूनिट्स के। तो जैसे भी मुझसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में एक बच्चे ने कहा था कि सर ये तो मिड पॉइंट यूज हो रहा है, तो अभी हम भी कह सकते हैं मिड पॉइंट में आ रहा है बी, बट हम कैसे इतने श्योरली कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो ये कि ए से सी का डिस्टेंस पता है, हमें ये थोड़ी पता है कि ए से बी का डिस्टेंस 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा आपके पास 10 आता है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 5 आना ही चाहिए। ए से बी का डिस्टेंस तो 5 आना चाहिए, और बी से सी का डिस्टेंस भी 5 आना चाहिए। तो हम ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे फॉर चेकिंग कि बी मिड पॉइंट में है या नहीं है। फॉर चेकिंग बी इज इन मिड पॉइंट, बी अगर मिड में है तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ए से बी का डिस्टेंस निकाल के। तो ए से बी का डिस्टेंस निकाल के हम कैसे चेक करेंगे, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 मतलब 7 - 3 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 मतलब 7 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 3 का मतलब होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 7 - 3 होता है ना, 7 - 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, मतलब 5 आंसर आ रहा है। इट मीन्स इट इज कन्फर्म बी इज इन मिड। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, तो जरा देखिएगा। मिड पॉइंट का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो फॉर्मूला ये होता है, मिड पॉइंट को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब बात ये है कि हमारे पास x की वैल्यू और y की, x1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी, और x2 की वैल्यू सब क्या होंगे। सो हमें पता है b इज इन मिड पॉइंट, तो b की वैल्यू आपके पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 7, जिसको हम कह सकते हैं एक्स वाई, क्योंकि फॉर्मूले में मिड पॉइंट की वैल्यू है। a हमारे पास जो है वो 3 4 है, जिसको हम कहेंगे बेटा, b की वैल्यू यहाँ पर 3 4, a की वैल्यू 3 4 है, जिसको हम कहेंगे x1 और y1। और c हमें फाइंड करना है, जिसको हम कह देते हैं फिलहाल x2 और y2, क्योंकि ले दे के वही बचता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, x के फॉर्मूले को सेपरेट करते हैं पहले, ताकि वर्किंग समझ सकें हम, और y के फॉर्मूले को अलग सेपरेट करते हैं, ताकि दोनों को सेपरेटली कर सकें। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हम वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होता है। x की वैल्यू हमारे पास पता है, x की वैल्यू हमारे पास 7 है, और x1 की वैल्यू 3 है प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू भी 7 है, y1 की वैल्यू 4 है प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2।
टू डिवाइड का बेटा ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। अगेन 7 टू द 14, प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो x2 और y2 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है बेटा वो 11, 10 आ रही है, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बस इस तरह इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्लियर पूछा जाता है तो इसलिए देखना जरूरी था। तो आगे मूव करते हैं बेटा विदाउट फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। अब इन सेंटर के बारे में पढ़ा था पर सेंटर को हमने सॉल्व करना नहीं सीखा था। अच्छा, इसको भी आप अपनी ना उस लिस्ट में रखें जिसको पूछा जाए तो लॉन्ग में पूछना चाहिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 सुन लें। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कहा हुआ है वो इंटरनल डिवीजन पॉइंट से ही होगा। कहा हुआ है पी एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पी एक पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जो है कट हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से, इस तरह। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से कट हो रहा होगा, यहाँ वाई एक्सिस से कट हो रहा होगा। कह रहे हैं जहाँ पे ये कट हो रहा है एक्स एक्सिस से उसको हम ए कह रहे हैं, और जहाँ वाई एक्सिस से कट हो रहा है उसको बी कह रहे हैं। ये आपको पॉइंट फाइंड करना है। जाहिर सी बात है जो एक्स एक्सिस से कट होगा उसमें वाई की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू अननोन होगी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू अननोन होगी। तो आपने आसान अल्फाज में करना यह है कि वैल्यू निकालनी है। पहले आपने एक्स एक्सिस पे वैल्यू, बल्कि रेशियो फाइंड करना है सिंपल हमें ना। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। चीज़ें मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो उससे बेहतर है कि हम क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इस पे हमें पी गिवन है बेटा, और क्यू गिवन है। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8, 10 और 6, -4। -8, 10, -6, 4। 6, -4, -8, -4। 6, -4 है, ठीक है। इसको ठीक कर लेता हूँ मैं माइनस को, ताकि कॉल करते हुए प्रॉब्लम ना हो। इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पेपर में जिस तरह आपको भी करना है तो आपको भी पता हो कि रफ डायग्राम तो लाजमी मस्ट है, इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस तरह से क्रॉस हो रही होगी। एक पॉइंट इसका पी, यहाँ पी है लेट सपोज, और यहाँ पे, चल इसको पी कह देते हैं क्योंकि पी स्टार्टिंग से हो रहा है, क्यू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पी और क्यू है, ये कह रहे हैं ये कट हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। हमें दिख रहा है बिल्कुल ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस के ऊपर है। अब ये कह रहे हैं कि रेशियोज चेंज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये लाइन है, जब ये एक्स एक्सिस से कट हो रही है तो मैं ग्रीन से सारा काम एक्स एक्सिस के लिए कर लेता हूँ। और ये रेशियो बटेंगे, मतलब एम और एन ये हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैं बात करूंगा वाई एक्सिस की तो वाई एक्सिस पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी बच्चों। कहानी ये होगी कि जब यहाँ से यहाँ कटेगा तो एम की वैल्यू ये हो जाएगी और एन की वैल्यू फिर ये हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि इसको फाइंड करो, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें एट ए, ए इज कट एट एक्स एक्सिस। ए जो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है जिस पे वाई की वैल्यू यकीनन 0 होगी, तो हम वाई का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू mx2 my2 प्लस my1 अपॉन m+n। ये जो है बेटा आपके पास हो जाएंगे x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम इसको ग्रीन से करने वाले थे। तो y की वैल्यू आपको इसमें पता है क्योंकि 0 है तो 0 लिखा, m अननोन है m एज इट इज लिखा, y2 की वैल्यू आपके पास बेटा -4 है, प्लस फॉर्मूले का n की वैल्यू अननोन है, एंड y की वैल्यू आपके पास -8, सॉरी माइनस का 8 नहीं है, y की वैल्यू y1 की वैल्यू 10 है हमारे पास, ठीक है। और डिनोमिनेटर में m+n है। अच्छा देखिए m+n ना
पूरा m प्लस एन, ये जो मल्टीप्लाई का है उधर जाके डिवाइड का है, सॉरी उधर जाएगा तो जब मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो जब कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो आपको अच्छे से पता है कि वो क्या हो जाती है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। और इधर बचेगा माइनस का 4m प्लस का 10n, माइनस के 4m को उधर ले जाएं तो प्लस का 4m हो जाएगा, और 10 इधर ही रहेगा। हमें m और n अरेंज करने तो m अपॉन n लिखना है, तो ये हो जाएगा 10/4। मैंने बताया था n के साथ वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, m वाली वैल्यू नीचे आएगी, रिड्यूस करेंगे तो ये 5 और 2, तो 5:2 आपके पास आंसर आ रहा है एट x एक्सिस। फिर सिमिलरली y एक्सिस पे क्या करेंगे, x को जीरो रखेंगे और फॉर्मूला लगा के लिख देंगे b इज कट एट y एक्सिस, और सॉल्व कर लेंगे, तो डू इट योर सेल्फ एट वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से खुद कर लिएगा, ना हो तो मुझे डिस्कस कर लिएगा, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से इसके बाद प्रॉब्लम करेगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़ सके हम जितना हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा हुआ है सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड में 3 पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट जहाँ पे मीडियन लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है x1 + x2 + x3, और 3 पॉइंट्स है तो इसलिए डिवाइड बाय 3 हो जाता है, और सेम y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट्स गिवन है, तो एक तमाम पॉइंट्स की पहली वैल्यू x1 x2 x3 होगी, और दूसरी वैल्यूज y1 y2 y3 होगी, और प्लस करके डिवाइड बाय 3 करिएगा। सॉरी ये 2 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 3 है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, तो आपके पास इस तरह सेंट्रॉइड निकल आएगा। ठीक है, लास्ट वाला देख लें क्योंकि ये भी शॉर्ट के लिए, तो फिर हम अपने लॉन्ग के रिमेनिंग पार्ट्स को देख सकेंगे, और या फिर मैं नीचे वाली एक्सरसाइज के करा दूंगा, फिर इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट की चीज़ों को आप देख लें, फिर लॉन्ग को एक साथ ही देख लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग के सेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह। सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा हुआ है, स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसका मतलब है ये x1 और y1 होंगे, ये x2 और y2 होंगे, a और b गिवन है, फाइंड द पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट। तो जल्दी से आप में से कोई बता दे, ऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है हमें, और ये नहीं पता कि किस तरह से पास हो रही है, बस ऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, तो मतलब रेशो निकालना पड़ेगा और फिर आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं सिंपल कर देता हूँ कि x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था या y को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये जो ऑर्डिनेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वाई को, वेरी गुड। ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका मतलब है वाई की वैल्यू 4 गिवन है, आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले रेशियो चाहिए होगा, वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, यूज वाई फॉर एम रेशियो एन, देन यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके आसानी के लिए, ताकि आप जब उसको दोबारा से सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर, देन फाइंड एक्स। ठीक है, और ये होगा किससे, इंटरनल डिवीजन मेथड से या इंटरनल इन पॉइंट से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और फिर आपको बताता हूँ आगे की चीज़ें ना। स्लोप में बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये जल्दी से हो जाएगा, स्लोप भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह हम। और मैंने इत्तेफाक से आपको पढ़ाते पढ़ाते ना 7.4 पे समझे एक टॉपिक भी कवर करा दिया, वो इशू नहीं है, वो तो देख ली जाएगी। जितना रह जाएगा वो भी मैं तरीके से इस तरह कवर कराने की कोशिश करूंगा। आपने बस ये करना है इसमें यहाँ के इक्वल टू 2 आ रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व हमने किया था ना। ठीक है, मैं देखता हूँ एक सेकंड, हमारे पास पॉइंट्स हमने अगर सही लिए हैं या नहीं लिए, ये देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ बेटा, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छी बात है आपने पॉइंट कर दिया, ये फिर हमें अपलोड भी करना था, बाकी भी देखते तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसी तरह से। के की वैल्यू 7 है, 7 में आपको वाई की वैल्यू गिवन है, हमने 7 रखी है। ठीक है, 7m + 7n हो जाएगा, और ये हमारे पास y2 और y1 की वैल्यू क्या गिवन है इसमें, y 9 और 2। ठीक हो गया ये भी, 2m उधर जाके 5 होगा, 9 के बाद जाके 7, 2:5, ये तो ठीक है, 2:5 और 1,8। अब ये 1 और 8 है 10 में या नहीं है, वो 1 और 8 भी है, 1 × 2 और 5 × 8 40, 40 + 2, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है बेटा, जज़ाकल्लाह आपने इसको हाईलाइट किया, क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन दोबारा देखें तो 5 × 8 40 है, 40 + 2 42 होता है, 42 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 6 = 42, 6 आंसर आ रहा है बेटा, फिर भी 6 ही कहा था आपने, एक सेकेंड मैं देख लूँ, 2 आ रहा है के का, 6 आ रहा है बेटा इसका आंसर तो।
2:5 आ रहा है और 6 आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा बेटा। M/N ठीक है, तो के की वैल्यू भी ऑब्वियसली बात है बेटा वो ठीक ही होगी। हो सकता है कि नहीं, ये कहाँ से 6 आ रहे हैं तो मुझे अच्छे से याद है। ये तो यहाँ तक तो हो सकता है मिस्टेक हो, देख लीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है ये बुक में, क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही तो यकीनन आंसर छोटा आ ही नहीं सकता। ये 3 तो जब आता जब वो इसका हाफ आ रहा होता, तो इसलिए ये तो आंसर ठीक ही होगा। ठीक है बेटा, 2 तो जब आता जब आपके पास 14 आता, 14 आ नहीं सकता क्योंकि बीच में माइनस तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका यही आएगा। जब रेशियो ठीक है तो वो भी ठीक ही होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, उसको करेक्शन देख लीजिएगा, अच्छी बात है, करेक्शन यहीं पे हो गया, आपको पीडीएफ मिलेगा तो परेशानी नहीं होगी। अगला टॉपिक हमारा स्लोप का है। स्लोप शॉर्ट का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लोप को आपने देखा होगा डेरिवेटिव में भी यूज होता रहता है, कैलकुलस के पोर्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपके सर्किल के टॉपिक में भी कहीं ना कहीं इन चीजों को रिपीट करते हुए देखेंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप की डेफिनेशन सुन लिएगा। स्लोप बेसिकली इंक्लिनेशन कहलाती है। इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन इज द एंगल। इंक्लिनेशन वो एंगल होता है बेटा कि जिसमें आपके पास कंडीशन होती है। हर एंगल इंक्लिनेशन नहीं होता, इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। टेंजेंट अगर निकाले इंक्लिनेशन एंगल का तो वो स्लोप कहलाता है। ठीक है, अब मतलब इंक्लिनेशन क्या चीज़ है, इंक्लिनेशन को सुन ले। इंक्लिनेशन आपके पास जो है वो कहलाता है वो एंगल एंगल दैट सेटिस्फाइज, वो एंगल जो सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशन। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा, सेकंड चीज बिटवीन 0 to 180 आ रहा होगा। ठीक है, इससे बड़ा एंगल नहीं आता है आपके पास। ठीक है, आपने सॉल्व भी कर लिया, वेरी गुड बेटा। और तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या थी मुझे याद दिलाओगे बेटा आप में से कोई। एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिटवीन 0 to 180 डिग्री होगा। और एक और चीज थी, क्या थी, कोई बात नहीं, यहाँ से रुक जाएगी। ये देख लें इंक्लिनेशन का टॉपिक ना। इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, शॉर्टेस्ट एंगल होगा और लेस देन 180 होगा, मतलब 180, 0 से 180 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, इंक्लिनेशन की मैंने कुछ कंडीशन भी बताई हुई, इसको जरा देख लें आप लोग तो और आसानी हो जाएगी, फिर हम आप स्लोप को समझ पाएंगे। ठीक है, स्लोप के लिए पहले भी बहुत सारी वर्किंग कर चुका हूँ। तो उसको सुनिएगा। इंक्लिनेशन देखें, आपके पास ना एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये डायरेक्शन होगी तो ही इंक्लिनेशन होगा। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से जाने की कोशिश करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, और अगर अगेन ये भी डायरेक्शन की वजह से इंक्लिनेशन नहीं है, तो इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप क्या होता है, जो इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन होगी ना स्लोप की, वो टेंजेंट की, वो स्लोप कहलाता है। तो इंक्लिनेशन itself है एंगल है, तो टेन थीटा जो है आपके पास बेसिकली स्लोप कहलाता है। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। और हम दूसरी डेफिनेशन इसकी अगर पढ़ना चाहें तो वो डेफिनेशन ये बनती है बेटा, इंक्लिनेशन के अलावा बनती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, को हम कह सकते हैं इंक्लिनेशन ना। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं टेंजेंट स्लोप निकालने की दूसरी कंडीशन बता रहा था मैं। ठीक है, सो वापस अपने कंडीशन पे आते हैं। ये क्या भूल गया। ठीक है, सो हम स्लोप को डिस्कस कर रहे थे, मतलब शॉर्टेस्ट एंगल होगा, यहाँ मैं जो मिस कर रहा था ना, शॉर्टेस्ट एंगल जो होता है वो निकलता है। तो मतलब अगर आपके पास एक एंगल बन रहा है यूं, तो इसकी डायरेक्शन एक ये होगी और एक डायरेक्शन ये होगी, तो ये आपके पास इंक्लिनेशन कहलाएगा एंगल, और अदर डायरेक्शन वाला इंक्लिनेशन नहीं कहलाता, नॉट इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह हम जो टेंजेंट की इंक्लिनेशन होती है वो स्लोप कहलाती है। अब स्लोप का जो फॉर्मूला है ना, आपको बहुत बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। स्लोप का एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है y2 - y1/x2 - x1। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको अगर हम y1 - y2 और x1 - x2 लिखें तो बेटा कोई मसला नहीं है, रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम तरीके से चेंज हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। ठीक है, तो आपने बस सिंपल फॉर्मूला लगा देना। इसमें भी वही बात हो रही है, x1 y1 x2 y2, तो पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसके बाद कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्लोप जो है ना बेटा, स्लोप के अंदर ना दो कंडीशन होती हैं। अगर दो स्लोप ना पैरेलल हो, इफ टू स्लोप्स आर पैरेलल, इस तरह करके, इफ टू स्लोप्स आर पैरेलल कंडीशन है। तो अगर दो स्लोप पैरेलल होंगे तो कंडीशन क्या होगी, ये M1 और ये M2 हो जाएगा, और इनके दोनों के आंसर्स क्या आ जाएंगे, बराबर। बट इफ के स्लोप जो है वो पैरेलल ना हो, परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कंडीशन की क्या होती है कहानी बेटा, इफ टू स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन रहा होगा इनके बीच में, कहीं से भी कट हो रहे हो मसला नहीं है, बट इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा हो। सो इस तरह के दो स्लोप आ रहे होंगे यकीनन। एक स्लोप ऐसे आ रहा होगा, दूसरा स्लोप इसके साथ ऐसे आ रहा होगा, इट मीन्स इनका 90 डिग्री बन रहा है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इफ टू स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, तो उसमें होता है M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशन बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं स्लोप्स की, जो बार बार रिपीट की जा रही होती हैं, तो ये कंडीशन है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके करने के, बट मैं सिर्फ और सिर्फ वो कराऊंगा जो पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह को बता दूंगा मैं। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ना मुश्किल है, इतना ना तंग करेगी आपको। इसमें आपके पास 2,5 गिवन है, और -3, -5, -2 गिवन है। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन 1। और लाइन 2 के बारे में इतना बता दिया हमें कि 4, -1 और x, 3। ठीक है। और ये जो लाइन है ना, लाइन 1 एंड लाइन 2 दे आर परपेंडिकुलर। लाइन 1 एंड लाइन 2 आपस में क्या है बेटा, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है स्लोप की दूसरी कंडीशन लग रही है, M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इक्वल टू -1। यहाँ से हम निकाल लेंगे स्लोप 1। फॉर्मूला था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये इस हिसाब से हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा उस हिसाब से y1, और ये हो जाएगा x1। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम करें तो -2 फॉर्मूले का माइनस और 5, फिर -3 फॉर्मूले का माइनस और 2, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन -5, मतलब 7/5 लिख सकते हैं। और अगर इधर का स्लोप निकालें, जिसको हम लाइन 2 कह रहे हैं, ये लाइन 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो लाइन 2 में आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी, इसके हिसाब से फिर ये इसका स्लोप निकालें तो इसका x1 y1 हो जाएगा, और ये इसका x2 और y2 हो जाएगा। जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने के लिए अगेन अब M2 निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 3 फॉर्मूले का -1 और x-4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन x-4। परपेंडिकुलर कंडीशन आपको बताई थी, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू पुट करेंगे पहले, वो है 7/5, और M2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 4/x-5, 4 डिवाइड में है -1। ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x को, 7 4 28, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स उधर जाके हो जाएगा 5x - 20, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा -5x और +20। +20 को, -5x को उधर ले आते हैं, और 20 को 8 को उधर ले जाते हैं, तो 5x पॉजिटिव हो जाएगा, 20 के पास जाके 28 माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा कुछ -8/5, जो हमारी x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपको पैरेलल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो वो पैरेलल कंडीशन लगा के आपको वहाँ पे वैल्यू y की निकल आएगी। इसी तरह स्लोप निकालने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ना तीन स्लोप निकालने हैं, M1 जो निकलेगा ए बी से, इसको आप ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो। प्रूफ करना है कि ये जो स्लोप्स की हेल्प से कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं, एक काम करते हैं ना, आगे नजर भी आ जाए आपको, समझ भी आ जाए। ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ तो कर लिया, अब हमें नहीं पता कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए बी सी लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप M1 कहलाएगा। मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप M2 कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का M3। फिर आप चेक करोगे कि किस कंडीशन पे -1 आ रहा है। चेक करना है आपने कि M1 M2 पे -1 आ रहा है, या M2 M3 पे आ रहा है। किसी एक पे भी आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे हम, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बस इसमें चेक इस तरह से होगा कि एक जगह 90 डिग्री बना तो कोई एक स्लोप होगा 90 डिग्री पे। हमने अपने अंदाजे से बनाया तो M1 M3 लिखा, बट M1 M3 पे जरूरी नहीं आए, ये तो आप सॉल्व करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, स्लोप को यूज करके फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। तो आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर बेटा क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर ए बी सी
डी होता है, तो आपने फिर ए से बी का, सी से डी का स्लोप निकाल के आपस में कंपैरिजन करना है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को मैं कवर करा सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग में जितने दो, एक पहले पहली एक्सरसाइज से एक शॉर्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एक थर्ड वाली एक्सरसाइज से शॉर्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मुझे स्टॉप कर दिएगा, बता दिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर। आगे हमारे पास क्या है बेटा टॉपिक में, अब हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बताई हुई हैं कुछ स्ट्रेट लाइन की। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो वैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है। कौन सी वाली बात रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 8 वाली या वो राइट एंगल वाली? जल्दी से बताइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा मैंने ये बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने ये वाला काम ड्रॉ करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने बेटा करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्राइंगल बनाया मैंने, और मैंने कहा कि ए से बी का स्लोप निकालो, बी से सी का, और सी से ए का, वही y2 - y1 x2 - x1 से। और फिर चेक करोगे, क्योंकि 90 डिग्री तो राइट एंगल में एक जगह बनता है, तो कोई दो स्लोप ऐसे होंगे उनको मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा होगा। आपने M1 को M2 से, M2 को M3 से, और M3 को M1 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले में भी आ जाए -1 तो आप स्टॉप करके लिख दोगे, बल्कि तीनों को सॉल्व करके दिखा दो कि किसी एक जगह -1 आ रहा है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, स्लोप से इस तरह प्रूव होता ही है। तो मैं आपसे बात कर रहा था स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म तो इक्वेशन की ये रही। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने जितनी भी इक्वेशन को बनाना है ना, उसका आखिर में आंसर इस तरह का आना चाहिए कि एक्स पहले आए, फिर वाई आए, फिर सी आए, और फिर इज इक्वल टू 0 आ रहा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि इक्वेशन कांस्टेंट आ सकता है, बट स्टैंडर्ड तरीकेकार यही है, जनरल तरीकेकार यही है। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकाली हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेल्प को निकालने के लिए, अलग अलग मेथड यूज किए हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट इज ऑल्सो, जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आता है ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस के पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। जिस पॉइंट पे वाई की वैल्यू 0 हो रही होगी और एक्स का आंसर आ रहा होगा, वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और किसी भी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट आराम से निकाल सकते हो, बस आपने उसमें क्या करना होता है, वाई की जगह 0 पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0, और फाइंड करने को दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, कोई मसला नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने को दिया हुआ, तो इट मीन्स आपने वी नीड टू पुट वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। वाई को 0 पुट करें तो 3x ऐसे ही रहेगा, वाई 0 हो जाएगा, और प्लस का 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -5, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लूँ। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, पैरेलल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। स्टैंडर्ड मैं खुद से लिखूंगा, मैंने सिर्फ नाम लिखने थे वहाँ के, तो जरा सुनिएगा। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले मैं आपको बताऊंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलें सीक्वेंस में अपनी मर्जी का लिख लेता हूँ, सीक्वेंस को छोड़ें, इक्वेशन बता दूंगा तो काम करना आसान हो जाएगा। इन 10 मिनट में मेरी कोशिश है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ से इक्वेशन है, इक्वेशन की वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। पॉइंट स्लोप फॉर्म, हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालनी है, तो आपको पता है कि अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो यकीनन एक्स वाई का आना जरूरी है। तो हमारे पास ना, मैं सिंपल सी इक्वेशन से निकालूंगा। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। आपको इक्वेशन निकालनी है तो x2 और y2 को हम रिप्लेस कर देंगे x और y से, तो आपके पास कुछ इस तरह की बन जाएगी कंडीशन। m इज इक्वल्स टू y - y1/x - x1, डिवाइड का x - x1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको यूं लिखा जा सकता है y - y1 इज इक्वल्स टू m, और उसके पास आ जाएगा x - x1। तो ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें आपके पास एक पॉइंट दिया जाएगा और स्लोप दिया जाएगा, तो यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसी फॉर्मूले में अगर वो पॉइंट जो है आपके पास पास हो रहा है किसी वाई एक्सिस के ऊपर, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं जिसे हम, तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं।
या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसको। तो इसमें करना ये होता है कि आपके पास ना, आपको पता है अगर मैं वाई इंटरसेप्ट की बात करूँ तो x1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पॉइंट जीरो होगा, कभी भी x की वैल्यू जीरो मत करिएगा, पॉइंट को जीरो करिएगा, ठीक है। स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो करना ये है कि मैंने प्रीवियस फॉर्मूला जो ड्राइव किया ना उसी के अंदर बस हमें x1 की जगह जीरो पुट कर देना है और y1 को हम c से रिप्रेजेंट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द बुक ना। तो ये हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा x माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस का सी उधर जाएगा प्लस, एम एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें एक स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा वाई वाला, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसको। इसी के बाद बेटा आपके पास टू पॉइंट फॉर्म कहलाती है। टू पॉइंट फॉर्म को हम दो मेथड से कर सकते हैं, बुक में अब दो मेथड बता दिए गए हैं इसके। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ कि आपने बस कंडीशन ढूंढ के खुद से लगा देना फॉर्मूला। टू पॉइंट फॉर्म में इसका मतलब है दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो क्या करेंगे, तो हम इसी फॉर्मूले में प्रीवियस वाले फॉर्मूले में स्लोप का फॉर्मूला पुट कर दें तो वो बन जाएगी कंडीशन वाई माइनस वाई वन, और स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वो जो एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इधर आके मल्टीप्लाई, और ये जो है वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। और इसकी जगह ऑल्टरनेट पे आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिसको हम कहते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। वो कैसे होता है वो देख लीजिएगा, एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस तरह भी टू पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, दोनों कंडीशन हमारे पास वैलिड है और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब इसी में अगर हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो वो भी बड़ी सिंपल सी है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म उसमें कहते हैं जिसमें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को बी से। इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट जब होगा तो इसी फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से आप यूं सॉल्व कर सकते हो, ड्राइव करना चाहो तो एक्स वाई वन को एज इट इज लिख दो, और एक्स वन की जगह आपने पुट कर दिया ए और वाई वन की जगह जीरो और जीरो बी, और उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन रही होगी बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। इसको कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। वैसे हमारे पास यूज यही होनी है बट बाकी फॉर्म को भी यूज किया हुआ है। एक है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को आपको मैं दिखाता हूँ सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, सिर्फ देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक इक्वेशन ये होती है, सिमेट्रिक क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ये कुछ ना आपके पास लॉ ऑफ साइन जैसा लग रहा होगा आपको, तो ये कुछ जैसा अपॉन में आ रहा होता है ना, बट ये है नहीं वो। तो थीटा की वैल्यू गिवन होगी, उसमें एक पॉइंट गिवन होगा, तो ये फॉर्म इक्वेशन यूज करके आप निकाल सकते हो अपना कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे कोई एग्जांपल ही मैंने उठाई है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू आपको पता है टू है, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 45 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन की वैल्यू रूट टू है, अपॉन में आ जाएगा साइन 45। साइन, इनके आंसर्स निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इत्तेफाक की बात बेटा ये है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं, विच इज रूट टू अपॉन टू, और y माइनस रूट टू, नीचे भी रूट टू अपॉन टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट कर दो और ये पूरी वैल्यू इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, अरेंज करेंगे तो x पहले y बाद में, माइनस का टू और प्लस का रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास आंसर हो जाएगा इस एग्जाम्पल का। स्टैंडर्ड मैंने सिमेट्रिक का इसलिए करा दिया कि सिमेट्रिक का क्वेश्चन है नहीं हमारे पास बुक में, इसलिए मैंने इसको इससे करा दिया, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, फिर एक परपेंडिकुलर फॉर्म होती है जिसका फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं वो भी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। मैं चाहूंगा एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको मैं करा दूं उसका, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, फिर इसको आप देखोगे अपने तरीके से तो जो कन्फ्यूजन होगी वो पूछ लोगे, ठीक है। फिर हम लॉन्ग वाला मेथड और बाकी क्वेश्चन को देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। सो अभी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो मैं इसको कंटिन्यू भी करूँगा फिर, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ करने को, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड अप होगी मेरी चीज़ें ना, तो आपको अगर लगे कि मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ तो मुझे बता दिएगा, कोई मसला नहीं है। आपके पास ना एक ट्राइंगल बताने का, क्वेश्चन नंबर 7 को ना मैं वर्किंग करके ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं।
ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ओके बेटा, टाइम वैसे हमारे पास बहुत लिमिटेड है। मैं आपको जो जितनी भी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आपको मैं ना वीडियो में भी मिलेगी आपको, उसका स्क्रीन वो जो काम करा रहा हूँ ये सब का पीडीएफ भी मिलेगा, तो डोंट वरी कि कुछ भी आपके पास मिस नहीं होगा, इस चीज़ से परेशान मत हो। मैं जब तक पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये पॉइंट आपके पास ए है बेटा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, हम ट्राइंगल जब भी बनाते तो ये होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल का जिक्र था, ट्राइंगल देख के मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कितनी साइड्स हैं ट्राइंगल की? 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो 3 साइड है ट्राइंगल की, तो बेटा 3 इक्वेशन आ जाएंगे। इक्वेशन 1 आ जाएगी ए बी से, इक्वेशन 2 आ जाएगी बी सी से, और इक्वेशन 3 आ जाएगी सी ए से। तो आपने करना क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करनी है। मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल के बता देता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए मैं यूज करूंगा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर लो, वो कोई मसला नहीं है। एक्स वाई लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 7 में। ए की वैल्यू हमारे पास है 1,4। तो 1,4 आ जाएगा, और 2 - 3 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट जब लेंगे ना इसका बेटा, तो एक्स का, और फिर आ जाएगा 4 - 3 1 1। सेकंड की साइन चेंज करते हैं, 1 2 1 1, और लास्ट में +1, 1 4 2 - 3 और 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 + 3 और 1 - 2। डिटर्मिनेंट आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बेटा वो पूछ लिएगा। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर रहा हूँ, ये 7x आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का y, और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपने रिमेनिंग इक्वेशन निकाली। मैंने यूज किया है ए और बी। ठीक है, अगर ए और बी आगे पीछे भी कर दें कोई मसला नहीं, बट ये है कि ए की लाइन देख लिएगा कि लाइंस वाइज लिखना है। तो इस तरह आपने इक्वेशन ऑफ बी सी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सी ए निकालनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक की बातों में अगर आपको कुछ मुश्किल लगी हो तो प्लीज़ डिस्कस करिएगा, मैसेज कर दिएगा, क्योंकि टाइम इसका ऑलमोस्ट एंड हो गया है। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे, नहीं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास रख के इसका भी टॉपिक को फाइंड अप करें बिफोर योर मिड टर्म। ठीक है, बाकी क्लास में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जितना इंटीग्रेशन में पढ़ सके निपटा दूँ।